नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर सक्सेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम भारतीय संविधान के निर्माण में का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपका टॉपिक आज ही कवर हो जाए ताकि आगे से हम फिर मूल अधिकार, मूल कर्तव्यों, नीति निश्चितों पर बढ़ सकें और धीरे धीरे करके इसी तरह से पॉलिटी बहुत अच्छे तरीके में ख़त्म करनी है। देखिए, पॉलिटी कुछ भी टफ नहीं है, इसमें बहुत इजी सब्जेक्ट है ये। आप इसे पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए और एक दो बार पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कैसे कौन कौन से घटनाक्रम हुए जो भारतीय संविधान बना, और उसके बाद भारतीय संविधान में कौन कौन से मुख्य अनुच्छेद हैं और उनका कहाँ उपयोग हो रहा है। या तो आपकी डेली लाइफ में यूज़ हो सकता है। और आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये जो भी पढ़ा रहे हैं हम, पूरा इसको ध्यान रख के पढ़ाया जा रहा है कि आप एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और बाकी भी जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें आपके पॉलिटी के कोई भी प्रश्न ना छूटें। मेरी यही कोशिश है कि आप जब भी पॉलिटी पढ़ने बैठें तो पूरा ध्यान दे के पढ़ सकें। और मैं कोशिश करूँगा पॉलिटी के लेक्चर सीरीज़ ख़त्म करने के बाद इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर सीरीज़ इसी यूट्यूब चैनल पे ऐड करेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक। तो अगले टॉपिक पे आने से पहले देखते हैं, अभी तक हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा जो संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो उसमें कोई दो संविधान सभाएं उस समय नहीं निर्मित की गई। एक ही संविधान सभा जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों थे उसका निर्माण किया, जिसमें कुल 379 सीटें होनी थी, जिसकी 296 सीटें ब्रिटिश भारत की और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई थी। ये हमने आपको पूरा पढ़ाया था। अभी उसके पश्चात क्या हुआ, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 में और भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। तो कुछ सीटें पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चली गईं और कुछ सीटें भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बची। इस प्रकार एक पूरा नया तरीके से बना। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ और क्या किया गया। तो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा परिवर्तन क्या हुआ। स्वतंत्रता अधिनियम के बाद जो देसी रियासतें संविधान सभा से खुद को अलग रख रही थी, मैंने आपको कल बताया था कि देसी रियासतों ने अपने आप को अलग रखा हुआ था। तो जो देसी रियासतें इसको अलग रख रही थी, स्वयं को, अपने आप को इससे, वो सभी धीरे धीरे करके शामिल होने लगे। यानी कि देसी रियासतों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने सीटें ग्रहण कर ली और भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वह भी सभा में शामिल हो गए। अब इससे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में कुछ चेंजेस किए। इसने सभा को पूरी तरह से एक संप्रभु निकाय बना दिया जो अपनी इच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी और ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने, उसे बदलने या अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई करने का पूरा अधिकार दे दिया गया। ठीक है, साथ ही संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। ठीक है, ये देखिए। और संविधान सभा को दो दो काम सौंपे गए। एक था भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए आम कानून लागू करना, जैसे आज की डेट में लोकसभा या राज्यसभा करती है, विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी। यानी कि दोहरे काम उनको एक साथ दिए गए थे। इन दोनों कार्यों को के लिए भी अलग अलग दिन निर्धारित कर दिया गया। इसी तरह संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी, या संसद की तरह भी कार्य करती थी और संविधान सभा की तरह भी कार्य करती थी जब तक देश में प्रथम आम चुनाव नहीं हुए। ठीक है, ये देखिए, जब सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी, बतौर संसद जब यह कार्य करती थी, कानून लागू करने का कार्य करती थी, तब इसके अध्यक्ष होते थे जीवी मौलांकर। और जब यह संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तब इसके अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। आपको मालूम है 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, इस पर हस्ताक्षर हो गए और मुस्लिम लीग के जो सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंधित थे वो भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे। इसीलिए जो 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत जो आपको पढ़ाया गया था, शुरू में कुल 389 सीटों की संख्या तय की गई थी, वो अब 299 तक आ गिरी थी, जिसमें भारतीय प्रांतों, जो पहले ब्रिटिश प्रांत बोले जाते थे, उनकी संख्या 229 और देसी रियासतों से सीटों की संख्या 70 हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य। इसने कौन कौन से कार्य किए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
वनडे एग्ज़ाम में तुरंत आता है और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या किया? संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में, अभी भी भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, भारत में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। संविधान सभा के सत्यापन के बाद ही भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय झंडा दिवस। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज यह 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया। राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसी संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। और इस संविधान सभा की कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान बनने में, जिसमें संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थीं। पहली बैठक कल आपको बताया 9 अगस्त 1946, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, और कुल 11 बैठकें हुई। इस समय हमारे जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने 60 विभिन्न देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ था। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम यानी 11वीं बैठक हुई थी, ठीक है। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 से 91-92 में जो आम चुनाव हुए, यहाँ तक भी बीच में नई संसद जब तक बन रही थी, उसके बीच तक इसी सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। जो संविधान सभा चुनी गई थी, इसी संविधान सभा ने 1951-52 में हुए आम चुनाव जब तक नहीं हो गए, तब तक यह अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य करती रही, ठीक है। अब आते हैं हम संविधान की सभा की समितियों पर। इसमें कई समितियाँ, अलग अलग कार्यों को करने के लिए कई समितियाँ नियुक्त की गई थीं, जिनमें 8 बड़ी तथा कुछ छोटी समितियाँ थीं। तो समिति और उनके नामों का लिस्ट आगे हम आपको दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से ऑनलाइन क्वेश्चन तुरंत आते हैं। फिर संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू के पास थी। संघीय संविधान समिति भी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। और प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति गठित हुई थी, ये जिसे परामर्शदाता समिति भी कहते थे, उसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। और ये जो सलाहकार समिति थी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातियों के लिए, जो परामर्शदाता समिति थी, इसकी 5 उप समितियाँ भी थीं। तो 5 उप समितियों में से एक मौलिक अधिकार उप समिति थी, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। और नॉर्थ ईस्ट सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए जो उप समिति थी, उसके लिए गोपीनाथ बोरदोलोई। और असम सिंचित क्षेत्रों के अलावा जो छोड़े गए आंशिक रूप से जो क्षेत्र थे, उनकी समिति AV ठक्कर। और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र की एक उप समिति बनी थी। एक और समिति थी प्रक्रिया नियम समिति, किस प्रक्रिया से किस नियम से क्या बनना है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति, जो राज्यों से समझौता करने वाली राज्य जुड़े थे भारत संघ में, इसकी समिति थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और इसके अलावा कुछ छोटी समितियाँ थीं, जैसे वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सदन समिति P पट्टाभी सीतारामैया, कार्य संचालन समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, और लोग किसी बुक में मिसप्रिंट हुआ था, JB कृपलानी दे दिया गया था वहाँ पर, और लोग बहुत कंफ्यूज हुए, कई बार लोगों ने क्वेश्चंस गलत किया। तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनी थी। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति बनी थी वो JB बोवलंकर। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो तदर्थ समिति थी वो S वरदाचारी की अध्यक्षता में बनी थी, जबकि S वरदाचारी सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांत के लिए, जिन्हें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता था, उसके बाद इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाने लगा, इसके लिए समिति बनी थी P पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में। संविधान के वित्तीय प्रावधानों की समिति नलिनी रंजन सरकार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, इनकी अध्यक्षता में बनी हुई। काफ़ी नाम लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा बहुत बोर हो रहे हैं क्या है,
पर इसे याद करना बहुत ज़रूरी है और बहुत इजी है। आप नोट करिए, पढ़िए, रिवीजन करिए, बहुत ईजिली याद होता है। आप इसे मन से मत हटाइए, आप पढ़ते रहिए, रखिए, दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, फिर से पढ़िए, बहुत ईजिली याद हो जाएगा। कोई बहुत टफ नहीं है, कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप ठानिए और आप करके दिखाएंगे। और हमें उम्मीद है जो जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ही जल्दी किसी अच्छी सरकारी नौकरी में जाएंगे और देश की सेवा करेंगे। तो आगे देखते हैं। भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष SK डार बनाए गए थे। ये भी सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति की जांच के लिए भी एक समिति बनी थी। जो प्रारूप संविधान था उसकी जांच के लिए एक विशेष समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति भूषानाथ सेन की अध्यक्षता में, और नागरिकता पर तटस्थ समिति S वर्धाचारी। इनको पहले भी हमने बताया है, सभा के सदस्य नहीं थे। अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण समिति पर जिसका नाम है प्रारूप समिति। पहले भी आपको बताया भी, यह बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और इसे फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने जो संविधान का प्रारूप था उसे प्रकाशित किया। और इस भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय भी दिया गया। और फिर लोगों की शिकायत, आलोचना और सुरक्षाओं को देखते हुए प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। ठीक है। और प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने के लिए 6 माह से भी कम का समय लिया। यह बहुत मेहनत की इन लोगों ने। 6 माह के कम समय में ही पूरे संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। इसमें जो भी आलोचनाएं और सुझाव मांगे गए वह भी पूरा किया गया। और इसकी कुल 141 बैठकें इस दौरान में हुई थी। ठीक है। इसके जो 7 सदस्य थे इनका नाम भी पूछा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K मुंशी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद सदुल्ला और N माधव राव। N माधव राव ने BL मित्र की जगह ली थी। BL मित्र अस्वस्थ हो गए थे बीच में, तो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और TT कृष्णाचारी, इन्होंने DP खेतान की जगह ली थी DP खेतान जी की मृत्यु के बाद। ठीक है। और अनेक समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान प्रभाव में आया तो BR अम्बेडकर ने, अभी आपको बताया, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था। और यही 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश करने के बाद संविधान को पहला वाचन हुआ, यानी कि पहली बार संविधान पढ़ा गया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। और जो संविधान सभा थी इसमें 5 दिन यानी कि 4 नवंबर से 9 नवंबर तक आम चर्चा हुई। संविधान सभा पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। फिर संविधान पर इसमें खंडवार विचार किया गया, प्रत्येक खंड पर विचार किया गया। और यह 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक चला। ये 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक जो चला, इसमें कुल 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिसमें से वास्तव में कुल 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। ठीक है। और तीसरी बार इसका वाचन कब हुआ? संविधान का वाचन यानी कि संविधान पर विचार 14 नवंबर 1949 से होना शुरू हुआ। ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड का प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर इन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1949 को इसे पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्षों और सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। अच्छा, उस दिन सभा के कुल जो 299 सदस्य थे उसमें केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। या पूछा जाता है कितने सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। एग्जामिनर के मूड का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से भी 1-2 बार पूछ लिया गया है कि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे, संविधान के प्रारूप पर, उस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। यह क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का दिन उल्लेख है क्योंकि उस दिन भारत के लोगों की सभा ने संविधान को अपनाया, लागू किया तथा स्वयं को संविधान को सौंप भी दिया उसी सभा ने। अब संविधान सर्वोच्च हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया गया उसमें प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। ध्यान दीजिएगा, सारे अनुच्छेद
और प्रस्तावना ये बाद में लागू किया गया। कुछ अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए गए, लेकिन कुछ अनुच्छेद छोड़ दिए गए थे जो 26 जनवरी 1950 में लागू किए गए। ठीक है। नए विधि मंत्री बने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने सभा में संविधान के प्रस्ताव को रखा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का शिल्पी कहा जाता है। संविधान आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। संविधान के पिता के रूप में भी नहीं जाना जाता है। ठीक है। इन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनकी दलीलें बहुत ही प्रभावशाली होती थीं और तर्कसंगत होती थीं। इन्हें संविधान का पिता अगर कहा जाए तो यह पूर्ण रूप से उचित होगा। ठीक है। यह महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ थे, अनुसूचित जातियों के यह निर्विवाद नेता थे और भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी जाती है। यह नोट कर लीजिएगा। संविधान का प्रवर्तन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी और परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, अनुच्छेद 392 और अनुच्छेद 393 तुरंत ही खुद से ही लागू हो गए थे जैसे ही संविधान को अपनाया गया। बाकी सभी प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो इसीलिए इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में माना जाता है और इसे भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया, इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। वह आप भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय आप देखेंगे कि 1930 में 26 जनवरी को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा था, जो दिसंबर 1929 से शुरू हुआ था। वहाँ पर एक संकल्प पारित हुआ और इस दिन को 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। तब से पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जा रहा था। इस दिन को मेमोरेबल रखने के लिए, इस दिन को याद रखने के लिए संविधान सभा ने निर्णय लिया कि संविधान का पूर्ण संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 से लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ आवश्यक तथ्य देखते हैं जो वन लाइनर पूछे जाते हैं कुछ आपके प्रश्नों में। पहला मुख्य तथ्य पूछा जाता है कि संविधान सभा ने किस प्रतीक को अपनाया था। तो संविधान सभा ने हाथी के प्रतीक यानी मुहर के रूप में हाथी के प्रतीक को अपनाया था। ठीक है। संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? सर बी एन राव। सर बी एन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यह संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। संविधान सभा का सचिव कौन था? HVR अयंकर। संविधान सभा के सचिव HVR अयंकर। ठीक है। और संविधान सभा का चीफ ड्राफ्टमैन कौन था? मुख्य प्रारूपकार जो लिख रहे थे, पूरा ड्राफ्ट कर रहे थे, कौन थे चीफ ड्राफ्टमैन? एलन मुखर्जी। और संविधान सभा के कैलियोग्राफर या सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। याद रखिएगा इनका नाम, कुछ क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है। और मूल संविधान को इटैलिक शैली में लिखा गया। बहुत से लोग इटैलिक शैली में इंग्लिश में लिखते हैं, मूल संविधान को इटैलिक शैली में ही लिखा गया है। ठीक है। और मूल संस्करण जो था उसका सौंदर्यीकरण, हमारा संविधान की जो मुख्य पृष्ठ है कुछ ऐसा दिखता है, आपको चित्र में दिखाया गया है। और इसका मूल संस्करण जो था, इसका सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन कलाकारों ने किया था, जिसमें नंदलाल बोस और व्यूअर राम मनोहर सिन्हा की प्रमुख भूमिका थी। ठीक है। मुख्य प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित किया और व्यूअर राम नारायण सिन्हा द्वारा उसका ज्यामितीय, सौंदर्यीकृत और अलंकृत किया गया। और मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेखन है उसे वसंत कुमार वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत किया और ज्यामितीय किया। ये कुछ नाम है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे भारतीय संविधान के। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का हिंदी पाठ। मूल संविधान में हिंदी भाषा से प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसे 58वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा लिया गया। याद करिएगा, 88वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा संविधान के हिंदी पाठ के लिए लिया गया। इस संशोधन के द्वारा भाग 22 में, इसको 22 बोलते हैं, भाग 22 में एक अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया, जिसके तहत कुछ प्रावधान दिए गए। ठीक है। इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा कि संविधान का हिंदी में अनुवाद, यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप और शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। ठीक है। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे।
संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो हिंदी में है, अंग्रेजी में है, माफ़ कीजिएगा, उसका हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। इसका अर्थ नहीं चेंज किया जाएगा संविधान का, कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफर करना है, पूरा अर्थ चेंज कर दिया जाए ट्रांसलेट करने पर, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है। और अर्थ लगाने में कोई असुविधा होती है तो इसका उपयुक्त परीक्षण कौन कराएंगे? राष्ट्रपति को हो सकती है। ठीक है। संविधान के प्रत्येक संशोधन जो अंग्रेजी में है उनका हिंदी अनुवाद भी किया जाएगा तथा इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। तो भारत का संविधान जिसकी उद्देशिका, जिसका प्रस्तावना इसी प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारा प्रस्तावना है। आपको प्रस्तावना अवश्य पता होना चाहिए। आप विद्यार्थी हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए भारत की प्रस्तावना क्या है। संविधान सभा के सत्रों पर एक नज़र डाल लेते हैं। संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था इसकी अवधि थी 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा, ये सत्र लिखे हुए हैं, ये बड़ी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं हम। कल से हम पढ़ेंगे अपने नए टॉपिक की ओर। अभी देखते हैं आपका नया टॉपिक क्या शुरू किया जाए। मूल अधिकार से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मूल अधिकार भी शुरू कर सकते हैं, या हम कोशिश करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग नया टॉपिक क्या पढ़ना चाहेंगे। मूल अधिकार से शुरू कर दिया जाए या नागरिकता के बारे में, नागरिकता के अनुच्छेदों को पढ़ते हुए आगे बढ़ा जाए। ठीक, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि हमें भी मनोबल मिले आगे वीडियो बनाने का। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।